हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि क्लास 12 का आर्ट्स चैप्टर का जो है आप आर्ट्स सब्जेक्ट का जो है आप लोग का क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें आपका ज्योग्राफी का, फिलोसफी का, साइकोलॉजी का हो चुका है। आज हम आप लोगों को इकोनॉमिक्स के जैसे कुछ VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम से रिलेटिव है, हम उन्हें क्या करेंगे आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आज जो है हम लोग अपने मुख्य सवाल पे आते हैं। लेकिन आप लोग जो है बहुत ही इत्मीनान से और ध्यान पूर्वक से क्वेश्चन को समझेंगे और समझ करके देखेंगे कि ये जो है आपको जो अगर प्रॉब्लम होंगे तो कमेंट में आप जरूर हमें बताएंगे कि हमें यहाँ क्या है प्रॉब्लम है। तो ध्यान पूर्वक आप लोग क्वेश्चन को देखें और समझे। चलिए आते हैं मुख्य क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका पहला कहा जा रहा है क्या कि निम्न में से कहता है क्या कि निम्न में से कौन सा अर्थव्यवस्था की पूंजी है। निम्न में से कौन सा अर्थव्यवस्था का क्या है बाबू? पूंजी है, अर्थव्यवस्था का पूंजी है। अब देखिए यहां पे हमारी जो है अर्थव्यवस्था की पूंजी पूछी जा रही है ना। तो अर्थव्यवस्था की जो पूंजी पूछी जा रही है, इसमें आपका कार्य है क्या? पहला है भवन, दूसरा कार्यालय का स्थान, तीसरा कहता है सड़क हेतु हवाई अड्डा, और चौथा कहता है क्या? इनमें से सभी। तो ध्यान दीजिए, अर्थव्यवस्था क्या होता है? जहां पे हमारी जो है कोई इनकम का स्रोत हो, इनकम की जो है मान के चले इनकम का स्रोत हो या इनकम जाने की है, यानी हमारी पूंजीपति से जो संबंधित आती है वही हमारा अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। वही हमारा क्या आ जाते हैं? अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। तो ध्यान से देखेंगे बाबू कि आपका अर्थव्यवस्था की पूंजी पूछ रहा है। अर्थव्यवस्था जो हमारी आर्थिक स्थिति जो हमारी ये बता रही है कि हमारी क्षमता यानी हमारी आर्थिक स्थिति क्या है ना। तो उसी में अर्थव्यवस्था की पूंजी पूछा जा रहा है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, भवन जो है वो भी आपका एक अर्थव्यवस्था के पूंजी ही है, क्योंकि कोई मकान या दीवार अगर हम बनाते हैं तो उसमें हमारा पूंजी लगता है कि नहीं लगता है। उसके बाद कार्यालय या स्थान, कोई सा कार्यालय अगर है या कोई स्थान हम लेते हैं अगर बनवाते हैं तो उसमें भी हमारा पूंजी की आवश्यकता होती है। तो ये भी हमारा जाएगा। सड़क हेतु हवाई अड्डा भी हमारा क्या जाएगा बाबू? ये अर्थव्यवस्था से संबंधित रखेंगे। इसीलिए आपका क्वेश्चन जो है आपका आंसर यहां पे जाएगा डी। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है क्या कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है? एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है ना? मूल उद्देश्य। अब देखिए अर्थव्यवस्था तो होती है, समाज में जो भी अर्थव्यवस्था का कंडीशन है, देखते होइएगा कि समाज में कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है ना। तो मेहनत के आधार पे होते हैं, कोई पास करते हैं, कोई टॉप करते हैं, कोई फेल करते हैं, कोई सेकंड करते हैं, कोई थर्ड करते हैं। तो ये मेहनत के ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कितना मेहनत करते हैं, ये सबसे बड़ी मायने रखती है। कितना घंटा पढ़ते ये सबसे बड़ी मायने नहीं रखते हैं, उस घंटे में आप कितना परसेंटेज सक्षम है उस चीज को याद करने में और कवर करने में, है ना। वही आपकी मेन पॉइंट होती है। एक बच्चा कहेगा क्या कि हम सारा दिन, मतलब कि सारा दिन तो 24 घंटा होता है, पूरे रात और दिन मिला करके कितना घंटा होता है? 24 आवर्स होती है ना। तो उसमें से कोई बच्चा कहे कि हम 18 घंटा पढ़े फिर भी हम कितना नंबर लाए? 289 नंबर लाए। मान लीजिए 289 कहे, या मान के चलिए 18 घंटा पढ़ेगा तो 289 तो नहीं लाएगा, लेकिन लमसम मान लीजिए कि 375 नंबर लाए, है ना। 18 घंटा पढ़ने के बाद भी हम कितना नंबर लाए? 375 नंबर लाए, 289 नंबर लाए, है ना। लेकिन कोई कहेगा कि हम 12 घंटा पढ़ ले तो 12 घंटा में हमें जो है 350 नंबर लाए, है ना, 350 नंबर। लेकिन अगर कोई कह दे कि 8 घंटा या 4 घंटा पढ़ के भी हम 400, 450
नंबर लाए। पॉसिबल है जी, पॉसिबल है। 8 घंटा में अगर आप पढ़ते हैं तो ये 8 घंटा, ये 4 घंटा भी पॉसिबल होता है। देखिए कंडीशन क्या होता है ना, बताते हैं। एक देखिएगा कि किसी भी वर्कर क्षेत्र में अगर आप जाइएगा तो वहां देखिएगा कि बहुत सारे वर्कर काम करते हैं। उनमें कई वर्कर ऐसे होते हैं जो मजदूर के टाइप पे ही मजदूर ही बने रह जाते हैं। वो मेहनत कितना भी करते हैं, करते रहते फिर भी उनमें जैसे आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि वो लेबर के तरह से काम करते हैं और वो मेहनत के तरह यानी काम करते रह जाते हैं, आगे दिमाग नहीं दौड़ा पाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कम मेहनत करके नॉलेज आगे डेवलप करता है, वही इंसान उससे जो है क्या करता है, एक अगला जो है स्थान या अगला पदाम जो है पहुंचता है ना, पदान पहुंचता है। तो वही कंडीशन यहां पे भी हो सकता है कि आप कितना घंटे पढ़ते हैं इसके लिए मायने नहीं है, आप उस घंटे में कितने क्वेश्चन कवर करते हैं ये सबसे बड़ी मायने है, ये सबसे बड़ी मायने है। इसलिए आप लोग कृपया जो है कम टाइम में या ज्यादा टाइम में जितने भी आप सक्षम हो उतना ही घंटा पढ़े और उतना ही घंटा में आप उस क्वेश्चन को जितना पढ़े उसको हमेशा याद रख ले, तो आपकी सफलता निश्चित है। तो वही कंडीशन आपका कह रहा है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है। अर्थव्यवस्था का जो मूल उद्देश्य होता है वो कहता है क्या, कि देखिए इसमें ऑप्शन में दिया गया अधिकाधिक उत्पादन, अधिकतम लोक कल्याण, मुनाफा कमाना और आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता तो एक समाजवादी की जो अर्थव्यवस्था का जो मूल उद्देश्य जो होता है वो आपका अधिकतम लोक कल्याण के लिए होता है। अधिकतम क्या होता है, लोक कल्याण के लिए होता है। कोई भी समाजवादी समाज के अंतर्गत अगर काम करते हैं तो वो हमेशा चाहते हैं कि हमारे समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं उनकी जो है आर्थिक स्थिति क्या हो जाए, सही हो जाए, यानी लोक कल्याण, उनका कल्याण हो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कहा जा रहा है क्या कि किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिया जाता है। किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर जैसे निर्णय लिया जाता है, तो कीमत तंत्र के आधार पर किस में लिया जाता है बाबू, तो इसमें आपका कहता है कि क्वेश्चन आपका जो है तो इसमें आपका जो है क्वेश्चन कह देगा क्या कि समाजवादी हो गया आपका। तो देखिए कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, तो समाजवादी हो गई, पूंजीवाद हो गई, साम्यवाद, मिश्रितवाद। तो इसी ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन है पूंजीवाद, जो पूंजीपति से संबंधित होती है। पूंजीपति से क्या होती है बाबू, संबंधित होती है, वही आपका है ना। तो अर्थ कीमत तंत्र के आधार पर, कीमत तंत्र किसकी ज्यादा कीमत यहां पर है, तो पूंजी। आपके पास पूंजी रहेगी तभी आप कोई सा काम कर सकते हैं, किसी समाज का हाथ बढ़ा सकते हैं, यानी किन्हीं का हेल्प कर सकते हैं। अगर नहीं रहेगा तो आप इसमें से कुछ भी नहीं ऐसा कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे कह रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर, निम्न में कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। अर्थ क्या कहता है, अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। ध्यान से देखिए ना, सामाजिक स्वामित्व, आर्थिक स्वतंत्रता, प्रतियोगिता की अनुपस्थिति, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका पूछा जा रहा है बाबू कि निम्न में कौन जो ऐसे समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। अर्थव्यवस्था की विशेषता जो नहीं है वो आर्थिक स्वतंत्रता है। यह आर्थिक स्वतंत्रता कभी नहीं होती है, आर्थिक स्वतंत्रता कभी नहीं होती है। कोई सा भी व्यक्ति होते हैं उनके साथ आर्थिक की प्रॉब्लम रहती ही रहती है, इसलिए आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होती है। क्लियर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र का अध्ययन वैशिष्ट अर्थशास्त्र एवं संश्लिष्ट अर्थशास्त्र में किस वर्ष विभाजित हुआ था। किस वर्ष विभाजित हुआ। यह अर्थशास्त्र के अध्ययन में जो है व्यवशिष्ट अर्थशास्त्र और संश्लिष्ट अर्थशास्त्र जो है 1933 में आपका ये क्या हुआ था, विभाजित हुआ था। 1933 में क्या हुआ था, विभाजित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप लोग जो है से कम हमेशा याद रखें कि जीवन एक बहुत ही मोल है और इस जीवन का सही उपयोग आप लोग करें, है ना। ये जीवन जो मिलती है इंसानों की
कुछ करने के लिए मिलती है, यूं ही व्यर्थ करने के लिए जीवन कभी भी नहीं मिलती है। तो इसलिए आप लोग काम एक ऐसा करें जिससे आपके फैमिली हो, रिलेशन हो, समाज के लोग हो, या आपने मान के चले कि जो भी हो, दोस्त हो, उन सब में आपका नाम, सम्मान इज्जत बढ़े, है ना, इज्जत सम्मान बढ़े। इसलिए आप लोग किसी भी कार्य को करें, मन लगा के करें और उसमें सफलता 100% मिलती है अगर मन लगा के अगर कोई सा भी काम करे। लेकिन काम करने के साथ साथ एक रणनीति भी बनाए। रणनीति बनाना जरूरी होता है, क्योंकि बिना रणनीति का कोई चीज नहीं किया जाता है। अगर बिना रणनीति का अगर आप मेहनत करते हैं तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आप जो है हमेशा मजदूर ही बन के रहिएगा, मालिक का कभी भी ख्वाब नहीं देख सकते, या एक अच्छे पायदान पर आप नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए जब तक आप रणनीति नहीं बना के कोई काम करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाली है आपकी, है ना। तो सफलता उसी को मिलती है जो शुरू में रणनीति बना करके और उसके अकॉर्डिंग वर्क करना शुरू कर देते हैं, यानी काम करना शुरू करते हैं, उसी को सफलता मिलती है। तो मेहनत करें और अपने जो आपको जो जीवन मिला है इस जीवन का मोल समझे, इस जीवन का मोल समझे और कीमत इनका दीजिए और मेहनत कीजिए। जिंदगी को ऐसे वैसे में मत व्यर्थ कीजिए। क्लियर है? चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। कहता है कि 6ठा नंबर क्वेश्चन कि जब किसी अर्थव्यवस्था का संबंध किसी दूसरे देश से हो तो उसे क्या कहा जाता है? ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हमारे देश में जो भी अर्थव्यवस्था का जो भी कंडीशन होता है तो हमारा देश जो है उस कंडीशन से उसको निपट लेता है। लेकिन अगर दूसरे देश पर अगर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी कह रहा है कि जब किसी अर्थव्यवस्था का संबंध किसी दूसरे देश से हो तो उसे क्या कहा जाता है? दूसरे देश से हो, यानी हमारा देश है लेकिन अर्थव्यवस्था जो है हमारा देश दूसरे देशों पर टिका हुआ है, वही डिनोटेट कर रहे हैं कि हमारा देश किस कंडीशन का होना चाहिए। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर आप पाकिस्तान को भी मान सकते हैं अभी कि पाकिस्तान का अपना कुछ है नहीं, लेकिन उसका दूसरे देशों से जो है उसको आर्थिक स्थिति क्या होती है, पहुंचती है। तो उसमें क्या कहता है? खुली अर्थव्यवस्था ऑप्शन कह रहा है, बंद अर्थव्यवस्था कह रहा है, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था कह रहा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कह रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जाएगा, खुली अर्थव्यवस्था। क्योंकि ये खुली अर्थव्यवस्था इसलिए होंगे क्योंकि हमारा जो आर्थिक देश का स्थिति जो है, यानी अर्थव्यवस्था दूसरे देश क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं, इसलिए ओपनली बोल सकते हैं कि वो ही चला रहे हैं। तो उनका जो है जो भी योगदान होगा इसके अंतर्गत उनका कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर कह रहा क्या? आर्थिक वृद्धि की अवधारणा अर्थशास्त्र में किनके द्वारा प्रस्तुत की गई है? किनके द्वारा प्रस्तुत की गई है? आर्थिक वृद्धि की अवधारणा अर्थशास्त्र में किनके द्वारा प्रस्तुत की गई है? किनके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो आपका कहता है क्या? एडम स्मिथ के द्वारा ये जो है अर्थशास्त्र में यानी आर्थिक वृद्धि की अवधारणा जो है सो एडम स्मिथ के द्वारा प्रस्तुत की गई है। एडम स्मिथ के द्वारा प्रस्तुत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या? व्यवस्था का जोखिम सहने के बदले में उद्यमी क्या प्राप्त करता है? व्यवस्था का जोखिम सहने में, अब व्यवस्था किसी भी प्रकार का कार्य करने जाते हैं कितना दिक्कत होता है, कितना प्रॉब्लम होता है ना, किसी भी कार्य को। एक जैसे कि लोग देखिएगा छोटा मोटा बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे उनके लाइफ में स्ट्रगल होती है, उन्हें बहुत तरीके से बहुत चीजों से झेलना पड़ता है, बहुत चीजों से उनका मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो ये सामना किस लिए करते हैं? कोई व्यक्ति अगर जोखिम उठाता है बहुत ज्यादा तो किस लिए उठाता है? क्योंकि उन्हें आगे सफलता मिल सके, उन्हें आगे सफलता मिल सके। अगर कोई व्यक्ति, अगर मान के चले कोई विद्यार्थी है, लगल रहता है दिन रात पढ़ाई के पीछे, है ना। अभी देखिए कितना बच्चा कहता है नहीं कि कोढ़िया उठले तो भुस्कार में आग लगेले, है ना। तो वही कंडीशन अभी बच्चे सबके अंदर जरूर उत्पन्न होगा। अगर नहीं उत्पन्न हुआ अभी तो एग्जाम से 1 महीना पहले
उत्पन्न हो जाता है कि कोढ़िया उठता है तो भुसकारे में आग लगाता है, तो वही विद्यार्थी उठता है और सीधा सोचता है कि कितना मॉडल पेपर क्या है, कौन यूट्यूबर है, कैसा कौन टीचर है, सबका देख लेगा, है ना, बीबीडी देख लेगा, एमबीडी देख लेगा, भारतीय वन देख, जो भी है राइटर का, आलोक प्रकाशन जो भी है सब देख लेंगे। और कितना मोबाइल तो आजकल सबके पास है, तो मोबाइल से भी देख लेंगे कि नहीं देखो ये टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, उसका वीडियो देख लिया, फिर दूसरा टीचर का वीडियो देख लिया, फिर तीसरा। इसमें क्या होता है कि बच्चा का माइंड बुखला जाता है और जो भी क्वेश्चन याद भी होता है वो भी माइंड से मिसिंग हो जाता है। तो कोई एग्जाम हॉल में जैसे ही बैठते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, अरे क्वेश्चन तो याद था, आंसर क्या होगा पता नहीं, रॉन्ग मार के चले आए। अब यहां पे आएंगे दावेदारी के साथ हम इतना बना के आए, अरे पता कहां है उसको कि वो सही बनाया या गलत बनाया, है ना। इसलिए हम आप लोग को यह सलाह जरूर देंगे बाबू, आपको जो भी राइटर का बुक अच्छा लगे, जिनका भी गैस पेपर अच्छा लगे, जिनका भी वीडियो अच्छा लगे, है ना, उनका एक ही क्लास पकड़ के आप अटल रहे और एक ही वीडियो बराबर आप देखते रहे, तो उससे आपका बेनिफिट मिल सकता है। एक 10 वीडियो 20 यानी 2-3 वीडियो 10 वीडियो देखने से आपकी सफलता नहीं मिल सकती है कि नहीं, एक ही प्लेटफॉर्म को अगर आप ज्वाइन करके अगर पढ़ रहे हैं तो उन्हीं को प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके पढ़े और उन्हीं से आगे क्वेश्चन खुद से बनाने की कोशिश करें, है ना, तो आपकी सफलता हमेशा रहती है। तो वही कह रहा है कि जोखिम उठाने के, तो जो विद्यार्थी मेहनत करता है किस लिए, अपनी अच्छा जैसे नंबर से पास करने के लिए, है ना। कोई अगर मान के चलिए नौकरी के लिए यही पास करते हैं, इसलिए जोखिम उठाते हैं ज्यादा। उसके बाद कोई वर्कर है, कई काम कर रहे हैं, बड़ा बड़ा जैसे जोखिम उठा रहे हैं, तो क्या कि अधिक से अधिक रुपया, देखते हो कोई कंपनी में काम करता है तो डे नाइट दोनों लगाता है ना, ओटी वगैरह ये सब लगाता है, क्यों कि अधिक मुनाफा हो सके हमें, है ना, तो रुपया ज्यादा हो सके। कोई कंपनी है जोखिम उठा करके अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो अधिक लाभ कमाने के लिए कर रहे हैं। तो आपका यहां पर ऑप्शन के हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि लाभ कमाने के लिए, किसके लिए, लाभ कमाने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आता है। ध्यान से सुनिएगा, प्राथमिक क्षेत्र जो होती है वो कृषि होती है। कौन सा होती है, कृषि होती है। द्वितीय जैसे लघु उद्योग होता है, उसके बाद आपका खुदरा व्यापार आता है ना, बहुत सारे कंडीशन होते हैं। लेकिन प्राथमिक अगर पूछा जाएगा तो प्राथमिक आपका कौन सा होगा बाबू, वो आ जाएगा प्राथमिक आपका कृषि। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सेवा तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। कौन सा सेवा जो है वो तृतीय से संबंधित है, तो तृतीय से संबंधित खनन, निर्माण और प्रक्षालन, ये सब जो है से अलग कंडीशन है, लेकिन तृतीय से जो है वह संवादन वाहन है। इसी को हम क्या बोलते हैं, संचार बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं बाबू, संचार भी बोलते हैं, इसको संचार भी बोलते हैं। तो ये संचार, सूचना पहुंचाना, कहना यानी अति करना, है ना, ये तीसरा है। माइक्रोस निम्नलिखित में से किससे संबंधित होती है। माइक्रोस जो है वो ग्रीक शब्द से संबंधित है। माइक्रोस किससे संबंधित है, ग्रीक शब्द से है। माइक्रोस किससे संबंधित है, ग्रीक शब्द से है संबंधित, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है क्या, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र कौन सा है। कहता है कि मूल निर्धारण, उत्पादन फलन, वितरण तथा उत्पादन के साधनों के प्रयोग में कुशलता और इनमें से सभी। तो आप ये बताएं कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2 मिनट के लिए, बस 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप लोग सोचे। चलिए देखिए, कहता है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र किससे है। तो अध्ययन क्षेत्र आपका मूल निर्धारण भी है, उत्पादन फलन भी है, वितरण तथा उत्पादन के साधनों के प्रयोग में कुशलता भी है, यानी इसमें आंसर कौन जाएगा, इनमें से सभी। देखिए कोई भी है, अगर अर्थशास्त्र का अध्ययन अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें क्या होता है, अगर आर्थिक स्थिति की अगर बात आती है तो पहले कभी भी कंडीशन जो होता है हर चीज का बारी बारी से क्रमबद्ध
तरीके से जैसे बताया जाता है, तो उसमें सूक्ष्म अर्थशास्त्र पूछ रहा है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में पहला मूल निर्धारण, कोई भी चीज अगर कार्य करने से पहले हम निर्धारित करते हैं कि हमें करना क्या है। उत्पादन फलन, उसके बाद हमको इसको लाना कहां से है, कैसे उत्पादित करेंगे। तीसरा वितरण तथा उत्पादन के साधनों का, हम इसे कैसे बना पाएंगे और कैसे मार्केट में इसे क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, या हमारा माल कैसे बिकेगा, किस तरीके से, यही जो ऐसे कह रहा है। तो ये आपका तीनों कंडीशन इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है कि सभी आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण क्या है। सभी आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण क्या है, सभी आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण आपका क्या है ना। तो बताइएगा, इसमें आपका बता रहा है प्रचुरता, सुविधा, दुर्लभता और इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण क्या होता है, आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण जो होता है वो प्रचुरता होता है। अधिक मात्रा में कोई भी चीज का जो है हम क्या करते हैं, खात्मा करते हैं। हमें जितनी की जरूरत है और उससे ज्यादा अगर हम कर रहे हैं खर्च, तो हमें आने वाले समय में क्या हो सकते हैं, बहुत ही दिक्कत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, है ना। इसलिए कहा जाता है कि जितनी जरूरत हो उतना ही जैसे उसका यूज करें। अगर दिमाग में जितना चीज अटके उतना ही चीज अटकाइए, जरूरत से ज्यादा अटकाइएगा तो अटका हुआ चीज भी वो चला जाएगा, मेमोरी साफ हो जाएगा, है ना। एक पहले जानते होंगे आप लोग की मेमोरी चलता था, मेमोरी जिसको यानी 2 GB करके आता था, 4 GB 8 GB, है ना। अब तो सेट कर दिया मोबाइल में ही खुद, नहीं तो अलग से आता था। तो 2 GB की क्षमता होती थी, उससे ज्यादा अगर उसमें जाता था तो हैंग कर जाता था, खराब हो जाता था या लोड ही नहीं लेता था। बस हमारा माइंड भी इसी तरीके का है, हमारा माइंड भी इसी तरीके का है कि इसकी जितनी क्षमता होगी उतना ही हम दे सकते हैं, नहीं तो अगर उससे ज्यादा अगर हम दे देंगे तो पूरा जो आया हुआ वो चीज जो है से चला जाएगा। तो वही कंडीशन है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है क्या, समष्टि अर्थशास्त्र के अभिकर्ता क्या करने का प्रयास करते हैं, क्या करने का प्रयास करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के अभिकर्ता, आप जानते हैं कोई भी नेता हो या कोई भी वर्कर हो या कोई भी व्यक्ति हो, है ना, कोई अगर अर्थशास्त्र, कोई अगर अपने समाज में या अपने किसी भी चीज को अगर सुधारना चाहता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उनको क्या उद्देश्य रहता है जिस कंडीशन से वो काम करते हैं। तो उनको यही एक उद्देश्य या वही उनके मन में एक चीज रहता है कि जनता के कल्याण को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं, जनता के कल्याण को अधिकतम प्रयास करने की करते हैं, है ना, कि अधिकतम करने का, कि उनकी कल्याण हो अधिकतम से अधिकतम। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है किस अर्थशास्त्र में निजी स्वामित्व होता है, निजी स्वामित्व होता है, निजी जो हमारा हो तो किस अर्थशास्त्र में होता है, तो पूंजीवादी अर्थशास्त्र में होता है, अर्थव्यवस्था में होता है, सॉरी अर्थव्यवस्था में होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो ऐसे निजी स्वामित्व होता है। निजी स्वामित्व का कहने का अर्थ हुआ हमारा अपना खुद का लगा हुआ चीज, वो किसके अंतर्गत आता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था जो आता है वो समाज के अंतर्गत जो लगते हैं वो समाजवादी अर्थव्यवस्था में आते हैं। मिश्रित अवस्था में ये आते हैं कि हम अपना भी पूंजी लगा रहे हैं और सरकार के भी यानी समाजों के भी द्वारा लग रहा है और चीजों के द्वारा, तो ये आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था में आ रहा है। और जो समाजवादी के लिए जो सिर्फ समाज के लिए ही प्रयोग में, तो हम अपना उसमें योगदान न देके सरकार अपना योगदान देते हैं, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है। तो हमारा निजी स्वामित्व जो होता है वो किसके अंतर्गत आते हैं बाबू, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन याद रखेंगे कि जो है किस अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व आते हैं, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व आते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा होता है। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान जैसे किसके द्वारा होता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसमें ऑप्शन कह रहा है क्या, बाजार तंत्र द्वारा, कीमत पर नियंत्रण द्वारा,
योजना तंत्र द्वारा और कारा की इनमें से सभी। तो ध्यान से सुनिएगा बाबू कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का समाधान, केंद्रीय समस्याओं का समाधान जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, बाजार तंत्र द्वारा भी होता है। बाजार में अगर किसी चीज की रेट बढ़ गई तो उस पर भी डिपेंडेंट करती है, कीमत पर नियंत्रण करता है कि कौन सा वस्तु का कितनी कीमत है और कितनी कीमत होनी चाहिए, है ना। योजना तंत्र द्वारा भी इस पे भी डिपेंडेंट करता है। तो इसमें इसी प्रकार से आपका आंसर नंबर कौन आएगा, डी आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है कि विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं कैसी अर्थव्यवस्थाएं, विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं जो है वो एक कैसी अर्थव्यवस्थाएं बाबू, तो ये एक आपका मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं। विश्व की जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो एक आपका मिश्रित है। देखिए पूंजीवादी आपको बता दिया गया था, निजी के लिए, निजी स्वामित्व में पूंजीवादी आते हैं। समाजवादी जो समाजों के लिए, जो एक ही देश जैसे अपने जैसे क्षेत्र का योगदान करते हैं, और मिश्रित जो होते हैं वो कई देश जो है उनमें जैसे योगदान डालते हैं तो उसमें आ जाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है क्या, वस्तुओं और सेवाओं की कीमत और मात्राएं किस अर्थशास्त्र की शाखा में निर्धारित होती है। वस्तुओं और सेवाओं की कीमत और मात्राएं किस अर्थशास्त्र की शाखा में क्या होती है, निर्धारित होती है बाबू, तो ये जो है से व्यवशिष्ट अर्थशास्त्र पर निर्धारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस ऑफ द पीस किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, तो ये जो है से आपका ऑन मेनार्ड किन्स के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है क्या कि निम्न में कौन आर्थिक समस्या है, इसमें बताइए आर्थिक समस्या कौन सा है। पालाकारा की सीमित संसाधन, यह आर्थिक समस्या नहीं है। सीमित संसाधन, हमारी जो जितनी जरूरत है, हमारे पास जितनी संसाधन है उतना ही का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ये आपकी आर्थिक समस्या नहीं है, ये अच्छी है। आर्थिक के लिए तो और अच्छी है कि सीमित संसाधन का ही हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अनंत इच्छाएं, देखिए ये इच्छाएं जो है ना, इससे आर्थिक से संबंधित नहीं रखते। अगर इच्छाएं से अगर बात करें तो थोड़ा देर इस पर हम बात करते हैं कि इंसानों की इच्छाएं जो होती है अनंत होती है। अगर किसी को आप साधारण के तौर पर कर्मचारी के पद पर अगर आप दे दे उसे, तो उसे जरूर होगा कि ओह उससे ऊंचे वाला पोस्ट पर ब्लॉक में अगर हम काम करते तो कितना अच्छा रहता। ठीक है, ब्लॉक में चला गया, अब कहेगा ब्लॉक के ऊंचा पद जो है बीडीओ है, इस पर रहते तो अच्छा रहता, हमारा ये भी जानता एसडीएम। मतलब कि इच्छाएं जो होती है ना इंसानों के पास, ये किसी जैसे अति के लिए होते हैं और इच्छाएं का कभी अंत नहीं होता है। तो इंसानों के अंदर जो, जैसे कि आप ही विद्यार्थी है बाबू, पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, तो आपके अंदर जैसे कि अगर आप रिजल्ट आया कि अगर 400 450 नंबर आया, तो आपको इच्छा तो अगर हमको 460 आता, या अगर मान के चलिए अगर 495 नंबर आया, फिर भी आपके अंदर मन में रहेगा ओह 499 या 500 नंबर आता तो कितना मजा आता, है ना। तो ये इच्छाएं तो आपकी बढ़ती जा रही है, किसी भी क्षेत्र में इच्छाएं बढ़ती जाती है। इंसानों की इच्छाएं जैसे अनंत होते हैं, है ना। तो अनंत इच्छाएं, ये तो आर्थिक इससे जैसा अलग हो गया। कि अगला कहता है कि इसमें कहता है किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों का उत्कृष्ट उपयोग, है ना। तो ये आर्थिक समस्या का है, क्या है, आर्थिक समस्याओं का है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका, सी जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका, सी जाएगा। नहीं, चलिए आगे कहता है कि अर्थव्यवस्था में निम्न में से किसमें सरकार की भूमिका नहीं है। अच्छा आप बताइए, अर्थव्यवस्था में निम्न में से किसमें सरकार की भूमिका नहीं होती है। सरकार जो होती है वो अर्थव्यवस्था सुधारना चाहती है, अर्थव्यवस्था सुधारना चाहती है। देश का हो, राज्य का हो, गांव का हो, मोहल्ला का हो, घर का हो, है ना। ये चाहते हैं कि उस जैसे क्षेत्र का जैसे क्या करे, सुधरे, अर्थव्यवस्था सुधरे। तो कानून लागू करवाना,
ये कानून लागू करवा के भी अर्थव्यवस्था क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। जैसे कि हम गंदगी फैला रहे हैं, तो वातावरण गंदगी के कारण जो है वहां पे भी आर्थिक प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें जो है एक कानून पास कर दिए कि जो भी अगर गंदगी फैलाएंगे उनको जो है इस कानून के अंतर्गत उनकी सजा होगी या जुर्माना होगी। ये चीज होता है, तो उससे हम सख्त जो है हो जाते हैं और सावधान हो जाते हैं, तो गंदगी नहीं फैलाते हैं, है ना। या अगर देखिए हमारे देश में, सभी देश में, हमारे देश में नहीं सभी देश में नियमित कानून होता है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमें रूल को फॉलो करना पड़ता है। जैसे अगर किसी भी चीजों को अगर हमें बेचना है 500 रुपया में, अगर वहां से पूरा है तो 500 में ही हमें क्या करना है, बेचना है, नहीं कि 501 में। 501 में भी नहीं बेच सकते हैं, 500 में। अब देखते होगा कोई ओरिजिनल सामान हो या कोई भी ओरिजिनल सामान होते हैं जो एमआरपी के तौर पर लिखा रहता है, आप जो देखते होंगे तो एमआरपी जो बताता है वहां पे जो दुकानदार बताते हैं कि कोई सामान 199 का है तो 199 ही लेते हैं आपसे, ना कि कम और ना ही आपसे ज्यादा लेते हैं, है ना, ज्यादा भी नहीं लेते, मार्जिन के आधार पर रहता है। चलिए, तो कानून अगला कहता है कि आधारभूत संरचनाओं का निर्माण। आधारभूत संरचनाओं का निर्माण, यह भी अर्थशास्त्र में जैसे आपका जैसे आता है, आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कर सकते हैं। लाभ कमाना, यहां पे ऑप्शन यही हो जाता है। देखिए सरकार जो होती है वो लाभ कमाना नहीं चाहती है, लाभ नहीं, लेकिन आजकल की सरकार जो है पहले लाभ सोचते हैं, बाद में अर्थव्यवस्था सोचते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सरकार के अंतर्गत लाभ कमाना नहीं होता है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा। यहां सामाजिक कल्याण का कार्य करना, ये तो सरकार के अंतर्गत है ही, इसमें पूछा जा रहा है कि भूमिका नहीं है। आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करना, यह भी सरकार के अंतर्गत है, लेकिन लाभ कमाना सरकार के अंतर्गत नहीं है। अगर वही कहता है तो लाभ आंसर जो है रॉन्ग जाता, बाद बाकी सब आंसर आपका आ जाता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है क्या, समष्टि यानी समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्र क्या होता है। कहता है क्या आपको इसमें कि व्यक्तिगत उत्पादन स्तर, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत कीमतें, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का उत्पादन आय तथा कीमतों का स्तर, कीमतों का स्तर पूछा जा रहा है आपसे, है ना। तो इसमें आपका जो आ जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र क्या होता है बाबू, तो इसका अध्ययन का क्षेत्र जो होता है वो होता है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का उत्पादन आय तथा कीमतों का स्तर बढ़ाना, है ना। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का उत्पादन यानी जितने भी अर्थव्यवस्था का उत्पादन होता है उनकी आय तथा कीमतों का स्तर की जांच करना, बताना कि कितना है। यानी अगर कोई सामान अगर बन रही है तो मार्केट में कितने भाव से बिकेंगे और उससे पहले जैसे उस पर कितनी अंकित किया जाएगी, ताकि वो डिस्काउंट करके भी उस तरीके से मार्केट में क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है निम्न में कौन महामंदी का लक्षण नहीं है। महामंदी का लक्षण नहीं है। बढ़ती बेरोजगारी का दर, ये महामंदी का लक्षण नहीं है ना। बाजार में वस्तुओं की मांग में कमी, बाजार में वस्तुओं की मांग में कमी, यह भी आपका महामंदी का लक्षण नहीं है। उत्पादन में गिरावट, ठीक है। कीमत का बढ़ता स्तर, उत्पादन में गिरावट, उत्पादन में आपका क्या आ जाएगा, गिरावट। यहां पे आपका जो है ये चीज सोचने वाली बात है कि इसमें महामंदी का लक्षण क्या है। अब आपको क्या लगता है कि इसमें महामंदी का लक्षण कौन सा होगा, 2 मिनट के लिए आप सोचिए, यहां पे देखिए, समझिए कि क्या है, उसके बाद हम बताते हैं। चलिए अब देखिए, समझे क्या आंसर आया, आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। बढ़ती बेरोजगारी दर, ये देखिए ये महामंदी का कोई नहीं है। बाजार में वस्तुओं की मांग में कमी, कभी भी बढ़ती है कभी कमती है, तो ये महामंदी का नहीं लक्षण है। उत्पादन में गिरावट, कभी उत्पादन जो है आपका कोई सामान अगर मान के चलिए गिरावट अगर कम गई तो उससे कोई
जो है से महामंदी नहीं आ सकती है, लेकिन कीमत का बढ़ता स्तर, अगर किसी भी सामान का अगर बढ़ते जाएगा, किसी भी वस्तु का अगर रेट अगर बढ़ते जाएगा तो वहां पर महामंदी का लक्षण हो सकता है। जैसे कि अगर हम आटा अभी खा रहे हैं कितना, 35 रुपए केजी, है ना, और एकाएक अगर आपका कर दिया जाए 350 रुपए केजी, तो यहां पे महामंदी का लक्षण दिखेगा, है ना। आलू की कीमत कितनी है बाबू, 20 रुपए। कभी कभी आलू की कीमत जैसे आपको 100 रुपए केजी अगर मिल जाए तो वहां पे महामंदी के लक्षण दिख सकती है। क्लियर है। जैसे कि कोई चावल है, जो अच्छे चावल, कम से कम भी चावल अभी रेट में अच्छा खासा चावल जो है से 50 रुपए के अप्रॉक्स में आ जाते हैं, 50 रुपए केजी है। वही चावल अगर आपको 500 रुपए केजी मिलने लगे तो यहां पे महामंदी की लक्षण दिख सकती है। जैसा कि एक देश था पाकिस्तान, था नहीं है, अभी भी है पाकिस्तान, वहां पे जो है से महामंदी की लक्षण दिखती है उसमें, है ना, क्योंकि वहां पे जो है से जो चीज का जो है से जो वस्तु थे उनकी कीमत कम थी और एकाएक जो है से ज्यादा मात्रा में मिलने लगी, तो यहां पे महामंदी हो जाती है। महामंदी किस में होती है, जो हमारे रेगुलर चीज में आते हैं। हमारे देखिए महामंदी सब में नहीं आ सकते। एक चीज और याद रखिएगा, यहां पे कहता है ना कीमत का बढ़ता स्तर, तो कीमत का बढ़ता स्तर किस में होना चाहिए, जो हमारा रेगुलर की चीज हो, जो रेगुलर के यूजेज में हो, यूज में आते हैं, अगर उसमें अगर एकाएक अगर वृद्धि हो जाती है, अगर स्तर बढ़ जाता है, तो वहां पे महामंदी की आवश्यकता हो सकती है। अगर आपको अगर कोई बोल दे कि फेयर लवली की कीमत 500 रुपए हो गया, तो ये महामंदी के लक्षण नहीं है, क्योंकि कितने आदमी फेयर लवली लगाते हैं, कितने हिमालय, कितने पॉन्ड्स, मतलब बहुत सारे अलग, कोई नहीं लगाते हैं, तो ये महामंदी का लक्षण नहीं है। लेकिन अगर हमारी जो रोजाना यूजेज है, जैसे कि जो राशन है हमारे घर का, कपड़ा है या परिवहन है, अगर इस सब में अगर अति आता है तो महामंदी के लक्षण दिख सकती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व किस क्षेत्र के पास होता है, किस क्षेत्र के पास होता है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व किस क्षेत्र के पास होता है, अर्थव्यवस्था में उत्पादन, तो ये जो है से आपका पारिवारिक क्षेत्रक में आता है। किस में आता है, पारिवारिक क्षेत्रक में आता है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व है ना, जो परिवार के लिए आते हैं। नेक्स्ट का देखिए, इसमें दो टाइप का क्वेश्चन आता है, एक वो था और एक ये टाइप का है। एक कहता है कि अर्थव्यवस्था में निवेश का कार्य किस क्षेत्र के द्वारा किया जाता है, किस क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। तो आपका यहां पे जो है से कहा जा रहा है, क्या देखिए, एक क्वेश्चन पहले, इससे पहले क्या देखे थे आप, ये क्वेश्चन आप देखे थे कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व किसके पास होता है, तो पारिवारिक क्षेत्र के पास। याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व किसके पास होता है, तो पारिवारिक क्षेत्र के पास होता है। लेकिन वही अगर बात कर दे कि अर्थव्यवस्था में निवेश का कार्य किस क्षेत्र के द्वारा किया जाता है, निवेश का कार्य, तो बाह्य क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। निवेश का कार्य किस क्षेत्र के द्वारा किया जाता है, बाह्य क्षेत्र द्वारा किया जाता है। बाह्य क्षेत्र द्वारा, सॉरी, बाह्य क्षेत्र द्वारा नहीं होगा, यहां पे आ जाएगा आपका उत्पादन क्षेत्र, फॉर्म के द्वारा किया जाता है, फॉर्म के द्वारा किया जाता है, उत्पादन क्षेत्र में आ जाएगा। सॉरी, इसलिए आंसर आपका कौन जाएगा, सी। इसका आंसर कौन सा जाएगा बाबू, सी जाएगा। क्लियर है। चलिए आज भर के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम फिर आपके साथ मिलेंगे इसी अंदाज में। तब तक के लिए नमस्कार।